तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कहाँ तक किया था? हम लोगों ने विशेषण कर लिया था। विशेषण कंप्लीट नहीं हुआ है, नहीं ऐसा नहीं है, विशेषण कंप्लीट हो गया है। विशेषण में आप लोगों को प्रश्नोत्तर करने थे। प्रविशेषण लास्ट था हमारा, प्रविशेषण मैंने आपको करवा दिया, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी ने नहीं देखा है, गलती से छूट गया है उसका, तो फिर आप अपनी क्लास को देख लीजिए। आज हम लोगों को पढ़ना है क्रिया। तो चलिए हम क्रिया शुरू करते हैं। जिस तरह से हमारा विशेषण एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था हमारे लिए, वैसे ही क्रिया भी हमारे लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्रिया के साथ एक प्रॉब्लम क्या है? क्रिया के साथ प्रॉब्लम है कि मार्केट में आप जितनी भी बुक देखेंगे, हर बुक में क्रिया को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। सबने अलग अलग प्रकार की क्रियाएं बताई हैं और अलग अलग तरीके से उनको बताया है। लेकिन अब मुद्दा ये नहीं है कि अलग अलग से बताया है तो इसमें समस्या है, ये समस्या नहीं है। समस्या ये है कि जितनी भी किताबों में जितने भी प्रकार से बताया गया है, वो सभी प्रकार से हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि किसी ने बताया है ये फालतू बता दिया या कम बता दिया। कहने का मतलब ये है कि किताबों में हमें पूरी तरह से क्रिया नहीं मिलती है देखने के लिए, तो वहाँ पे हमें बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, मैंने सारी क्रिया को एक जगह कलेक्ट करने की कोशिश की है, जितने भी प्रकार की होती हैं, जिस भी तरह से उनको एक ग्राफ देने की कोशिश की है, ताकि आप लोग अच्छे से याद कर सको। और याद ये रखना है आपको कि आपके एग्ज़ाम में क्रिया के हर पोर्शन से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको हल्के में ना लें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिया, अभी तक हम अविकारी जो हमारे शब्द थे, विकारी और अविकारी, उन विकारी शब्दों में हमने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तीन को पढ़ लिया। अब हम चौथा पढ़ रहे हैं क्रिया। तो क्रिया क्या है, इसकी परिभाषा क्या कहती है? सबसे पहले आपके पास लिखी हुई है परिभाषा कि क्रिया जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाता है। बस इस बात को आप समझ लीजिए, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। यानी कोई शब्द जब आपके सामने आया है और उस शब्द के पीछे हमें किसी काम का होना या करना पाया जाए, या हमें ऐसा लगे कि ये काम यानी ये शब्द बोलने से या ये शब्द लिखने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कोई काम हो रहा है, तो वही शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। इसीलिए इसकी परिभाषा भी दी है कि जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब इसमें नीचे एक और पंक्ति लिखी हुई है जिसमें हमने लिखा है कि क्रिया जिस रूप में जन्म लेती है या क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। आपके एग्जाम में एक और प्रश्न आ जाता है, धातु किसे कहते हैं? तो इन दोनों ही चीज़ों को एक साथ समझेंगे। तो सबसे पहले आप क्रिया के उदाहरण लिखिए इसके सामने, जहाँ पे आपने क्रिया की परिभाषा लिखी है, इसके सामने इसका उदाहरण लिखिए। कैसे वो शब्द होते हैं जिनसे किसी काम का करना या होना पाया जाता है? जैसे हम बात करते हैं पढ़ना, ठीक है, पढ़ना। जैसे हम बात करते हैं लिखना, जैसे हम बात करते हैं चलना, जैसे बात करते हैं दौड़ना या खाना, जैसे दौड़ना। ठीक है, अब आपको पता है ऐसे दौड़ना, खाना, पीना, सोना, गाना, रोना, ठीक है, ये सारे शब्द। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि जब हम बात कर रहे हैं पढ़ना शब्द की, तो इसके पीछे क्या हमें प्रतीत हो रहा है? इसके पीछे हमें प्रतीत हो रहा है कि जो पढ़ना है, यानी हम पढ़ने की बात कर रहे हैं, किताब खोल के पढ़ने की क्रिया कर रहे हैं। ऐसे ही लिखना, तो मतलब हम पेन पेपर लेकर उस पर लिख रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? क्रिया कर रहे हैं। ऐसे ही जब चलना, तो हमारे दोनों पैर आगे पीछे जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? ये क्रिया कर रहे हैं। जैसे हम दौड़ना, तो हम तेज गति से चलने लगे आगे पीछे, है ना, अपने पैरों को आगे पीछे करने लगे, तो ये क्रिया क्या हो गई हमारी? दौड़ना। तो आप सभी लोग इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि कौन से शब्द हमारे क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपने उदाहरण में लिखा। अब जानते हैं कि ये जो शब्द हमारा दिया है कि धातु, धातु शब्द जो दिया है, ये धातु क्या होता है? तो इसे आपको समझना है यहीं पर। इसके साथ ही इसने कहा है कि क्रिया जिस रूप में जन्म लेती है,
यहाँ हम कह सकते हैं कि क्रिया का वास्तविक रूप या क्रिया का मूल रूप। अब क्रिया का मूल रूप क्या होगा? तो मूल रूप होगा जिसमें कोई भी या प्रत्यय या कोई उपसर्ग या कोई शब्द या कोई चीज़ उसमें न जुड़ी हो, तो वही उसका मूल रूप होता है। तो धातु जो होता है वो क्या होता है? वो क्रिया का मूल रूप है। अब इसमें जैसे करके आपको लिखना है कि कैसे। जैसे ये शब्द है हमारा पढ़ना जो हमने लिखा, इसमें जो ये ना है ना, ये क्या है? एक प्रत्यय है। इस प्रत्यय को जब हम हटा देते हैं तो जो शब्द बचता है, शब्द बचा पढ़, तो ये पढ़ ही हमारा क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। इसी तरह से हम लिखना में से ये ना हटा दें तो हमारे पास जो शब्द बचता है लिख, तो ये हमारा क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। इसी तरह से चलना में से ना हटा दें तो ये हमारा शब्द बच जाता है चल, और ये चल क्या हो गया? चलना की धातु हो गई। उसी तरह से दौड़, ठीक है। जैसे मान लो हमने शब्द लिखा रोना, तो क्या हो जाएगा? रो, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाती है? यही हमारी कहलाती है धातु, या फिर हम इन्हें कह सकते हैं कि क्रिया का मूल रूप। इसमें कोई ऐसी बात है जो आप लोगों को आई हो? सारी बात समझ में आ रही है ना? सीधी सिंपल है, एकदम से सरल बात है। चलिए हम इसको ये उतार लीजिए और इसको आगे बढ़ते हैं हम। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। जिनका भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मन लगाइए, आपको पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ दुखी मत होइए, चलता है, जिंदगी है, लाइफ है ना। लाइफ में उतराव चढ़ाव चलते रहते हैं। चलिए तो अब देखो ध्यान देना है, इतना इम्पोर्टेंट है ये कि इस पे अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर किया ना तो फिर एकदम से बात ना फिसल जाएगी और फिर समझ में नहीं आएगा। तो हम बात करते हैं इस चार्ट की, और इस चार्ट में ही क्रिया को समझेंगे। हम बात करें क्रिया के प्रकार की, तो हम देख सकते हैं कि क्रिया का एक मौलिक प्रकार हो गया और एक हो गया यौगिक। अब ये मौलिक और यौगिक तो आप पहले भी समझ चुके हैं सर्वनाम के अंदर, तो इससे आप ये बात जान चुके हैं कि जो मौलिक क्रिया है, मूल क्रिया है, धातु है, इन तीनों का मतलब क्या है? एक। जिस रूप में क्रिया ने जन्म लिया है, तो हमारे पास क्रिया दो प्रकार की, ठीक है। एक हो गई मौलिक क्रिया और दूसरी हो गई यौगिक क्रिया। अब यौगिक क्रिया हमारी क्या हो जाएगी? तो यौगिक क्रिया के अंदर वे क्रिया हो जाएगी जो हमारी किसी धातु के साथ कोई प्रत्यय या कोई शब्द या कोई संज्ञा वगैरह ये सब मिलकर, या कहें विशेषण वगैरह ये सब मिलकर जो एक क्रिया बना देते हैं, वो हमारी यौगिक क्रिया के अंदर आएगी। और ये बहुत तरह की होती है, अलग अलग तरह की। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मूल क्रिया तो हमारी एक ही हो गई, धातु, ठीक है। इसमें भी थोड़े भेद दिए गए हैं और हमारे एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, तो हम इसको भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जब हम यौगिक क्रिया की बात करते हैं तो यौगिक क्रिया को हम तीन आधार पर बांट लेते हैं। एक तो बांटते हैं कर्म के आधार पर, ठीक है। और जब हम कर्म के आधार पर इसको बांटते हैं तो हम मानते हैं कि क्रिया कितने प्रकार की, सकर्मक और अकर्मक, ठीक है। कर्म के आधार पर सकर्मक और अकर्मक बांट लेते हैं। फिर इसके बाद हम इनको बांटते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हम इनको क्रियार्थक संज्ञा और प्रेरणार्थक क्रिया, यानी इन क्रियाओं को हम कैसे समझ पाते हैं? तो इन क्रियाओं को समझ पाते हैं हम वाक्य के अर्थ पर, यानी इनकी पहचान वाक्य के अर्थ से होती है कि ये कौन सी क्रिया है, ठीक। उसके बाद अन्य क्रियाएं। अब अन्य क्रियाएं में हमारी और कई प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहले हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया। अब आपने अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो आपको पता चलता है कि पूर्वकालिक क्रिया नाम से भी प्रश्न आया हुआ है। फिर संयुक्त क्रिया। अब संयुक्त क्रिया में अगर आप देखें तो जैसे हरियाणा, जैसे डीएसबी या जैसे एमपीएसआई, इन सब में संयुक्त क्रिया से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। यूपीएसआई में तो फिर भी नहीं आते उतने ज़्यादा, यूपीएसआई में तो यहाँ से आते हैं और राजस्थान में भी बहुत आते हैं इससे। तो ये सबको ध्यान रखना है, जिसका जो एग्ज़ाम है, जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो सबको पढ़ना है। अब उसके बाद जैसे सहायक क्रिया, फिर उसके बाद ये कालवाचक। अब कालवाचक क्या है? कालवाचक मतलब काल है,
जो आप भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल जो पढ़ते हैं, वो भी क्या है, क्रिया का एक रूप है। वो क्रिया ही तो होती है। क्रिया हमारी कौन से समय में हो रही है, बीते हुए समय में, या इसी समय हो रही है, या आने वाले समय में हो रही है, तो वो उस रूप को, जो उस चीज को दिखाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, मतलब उसी को हम काल कहते हैं। और ये भी क्या है, हमारी एक क्रिया का रूप है। तो हमें कुल मिला के बात समझ में आई कि हमें इतने तरह की क्रिया यहाँ पर पढ़नी है। तो एकदम से आपके दिमाग में ना डर सा लग गया होगा, अरे मैडम कैसे पढ़ेंगे, कैसे याद रखेंगे इनको। तो आपको डरना नहीं है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आपको शब्द तो पता है ना, ये जो शब्द यहाँ पर दिए पेपर में ये तो आएंगे ना, बस शब्दों में हिंट छिपाकर आपको इन्हें याद करना है और वैसे ही समझना है, यानी इनके नाम के आधार पर ही इन्हें समझना है। तो एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। तो ये चार्ट आप सभी के पास होगा, अगर आप में जिन छात्रों के पास नहीं है तो वो प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, आपके सीट में दिया हुआ है। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट। और याद रखिएगा, इसमें ज़्यादा लिखना नहीं है, आपको समझना है, ज़्यादा से ज़्यादा समझना है। पेन कम चलेगा, आपका दिमाग ज़्यादा लगेगा, इसलिए सोना मत, पता चले कभी सो जाओ, है ना। तो चलो, सबसे पहला है मूल क्रिया। मूल क्रिया जिसको हमने धातु भी कहा है, तो ये आपको पता ही है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है। अब देखो, ये जो जैसे मैंने अभी पंक्ति आपको दी है ना, ये आप लोगों को अंडरलाइन करनी है। आपके एग्जाम में यहाँ ज्यों का त्यों उठा के ना ऐसा प्रश्न आ जाता है, तो इसलिए इस पर फोकस करना है। जैसे दिया है कि धातु स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं करती। आपके एग्जाम में प्रश्न आया था कि निम्न में से वह कौन है जो स्वतंत्र होता है, तो ऑप्शन में आपका धातु दिया हुआ था। तो ऐसे आपको इसे ध्यान में रखना है कि धातु क्या है, स्वतंत्र है, वो किसी दूसरे शब्द पर निर्भर नहीं करती। तो धातु होती कैसे है, जैसे हमने अभी देखा, चल, पढ़, दौड़, गा, जा, सो, रो, कह, बोल, खा, पी आदि। तो ये तो आपको पता ही है, पहले से ही जान रहे हैं ना। चलिए, अब इसके बाद दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं। ये दूसरा पॉइंट क्या कहता है, कहता है कि धातु में प्रत्यय लगाकर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं बनाई जाती हैं। यानी हम एक धातु में विभिन्न प्रकार के प्रत्यय लगा देते हैं और उन्हीं से हम विभिन्न प्रकार की क्रियाएं बना देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक शब्द दिया है कि लिख। लिख, लिख धातु से हमने क्या बनाया, लिखा, इसमें आ लगा दिया। लिखी, लिखता, लिखती, लिखते, लिखूं, लिखेंगे, लिखवा, जैसे कहते हैं ना लिखवा देना, ठीक, ऐसे लिखवाया, लिखवाना, ठीक। तो इस तरह से हम बहुत सारे शब्द बना देते हैं, क्या लगाकर, प्रत्यय लगाकर। तो ये बात आपको समझ में आ गई। बस इतनी सी बात अगर आपने समझ ली तो आगे आपको सारी क्रियाएं जो हैं, उनके प्रकार जो हैं, वो सब समझ में आ जाएंगे। चलिए, तो अब ये वाली बात हो गई। इसके बाद हमारे एग्जाम में एक पॉइंट और आ जाता है कि धातु के प्रकार। तो क्या होता है कि कुछ लोग हमारी क्रिया को धातु के प्रकार में ही रख लेते हैं और ऐसे पूछ लेते हैं। ये एग्जाम का हिस्सा बन जाता है, खास करके टीजीटी पीजीटी वालों के लिए। ये आपको ध्यान रखना है, उनके एग्जाम में बहुत ज़्यादा यहाँ से प्रश्न आते हैं। नॉर्मली जो हमारे साधारण एग्जाम हैं वहाँ पे नहीं आते, लेकिन हमें जानना है, समझना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि भाई धातु के 5 भेद होते हैं। हम कौन कौन से प्रकार की धातु रख दी। सबसे पहले दे दी सामान्य धातु, ठीक है। दूसरी दी सम्मिश्र धातु, व्युत्पन्न धातु, अनुकरणात्मक धातु और नाम धातु। अब इन्हीं को एक एक करके समझ लेते हैं। लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। तो इनके नाम से समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम सामान्य धातु की। किसकी बात करेंगे, सामान्य धातु की। जब मैं बोलती हूँ तो मेरे साथ साथ उच्चारण किया करो, ठीक है। अपने पास सबकी आवाज सुनाई देती है मुझे। सामान्य धातु, तो सामान्य धातु क्या है, यह धातु में ना प्रत्यय लगाकर। आपकी जो कॉपी है ना, जो नोटबुक आपने लिया है, तो जैसे मैं राउंड करती हूँ ना, किसी चीज को फोकस करती हूँ, तो वैसे किया करो, या हाईलाइटर लेके बैठा करो, उससे हाईलाइट कर लिया करो। तो यानी ये वाली धातु हमारी किससे होती है, किसी धातु में ना प्रत्यय लगा देने से बन जाती है। इसे हम सरल धातु भी कहते हैं, ठीक है। सामान्य धातु को सरल धातु भी कहते हैं। तो दूसरा प्रश्न आ गया कि सामान्य धातु का दूसरा नाम क्या, सरल धातु। जैसे
सो धातु थी, उसमें ना लगा दिया, सोना हो गया। गा धातु थी, ना लगा दिया, गाना, जाना, बजाना, खाना, पीना। आ गई बात समझ में? कितना सिंपल है, एकदम से सिंपल है, आराम से समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर टू पॉइंट कह रहा है व्युत्पन्न धातु। अब व्युत्पन्न धातु हमारी क्या है? तो इसमें देखो कहा है यह धातु, धातु में अन्य कोई प्रत्यय लगाकर। देखो सरल धातु में हमने क्या लगाया था? केवल और केवल ना प्रत्यय लगाया था, और जो व्युत्पन्न धातु है इसमें ना को छोड़कर कोई अन्य प्रत्यय। बात समझ में आ गई? दोनों में अंतर हो गया। यानी सरल धातु में ना प्रत्यय लगाते हैं हम, और जो हमारी व्युत्पन्न धातु है उसमें हम क्या लगाते हैं? ना को छोड़कर कोई दूसरा। ठीक है, तो जैसे इसमें हमने लगाया हंसवाना, पिलवाना, दिलाना, दिलवाना, रुलाना, रुठाना, उठाना, उठवाना। ठीक है, इस तरह के, तो ये हमारी प्रेरणात्मक क्रिया बनती है इन पे। तो ये बात समझ में आ गई। तो ये हमारी क्या हो गई? व्युत्पन्न धातु हो गई। अच्छा, इसमें एक चीज और देखिए, ना के साथ इसमें ता प्रत्यय भी होता है, और वो सरल धातु में आते हैं, जैसे खाता, पीता, बजाता, सोता, ऐसे। ठीक, ये भी याद रख लीजिएगा इसमें, तो ये भी लिख लेना है। इसमें हमारी आती है बेसिकली कौन सा प्रत्यय होता है वो मैं लिख देती हूँ, जैसे आना, लाना, ठीक है, वाना, कुछ ऐसे प्रत्यय होते हैं जो लगाकर हम इस धातु को बनाते हैं। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नंबर 3 आया है हमारा नाम धातु। नाम धातु क्या होता है? देखिए, नाम धातु कहता है कि यह धातु संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। यानी हमारे जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण जो शब्द हैं, इनमें हम कोई प्रत्यय लगाकर इनको क्या कर देते हैं? इनको क्रिया के रूप में बना देते हैं। तो यही हमारी नाम धातु कहलाती है। जैसे गाली शब्द से बनाया हमने गरियाना, गाली, गाली देना जैसे संज्ञा शब्द हो गया, तो गाली देना, अब मतलब गाली, तो उससे हमने गरियाना बना दिया। जैसे बात, इससे बतियाना। जैसे गरम, ये विशेषण था तो गरमाना बता दिया। ऐसे लालच से ललचाना, जैसे शर्म से शर्माना, फिल्म से फिल्माना, हाथ से हथियाना, आप से अपनाना। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनसे जो हमने क्रियाएं बनाई वो हमारी क्या कहलाएंगी? नाम धातु कहलाएंगी। ठीक, उसके बाद हमने नंबर 4 सम्मिश्र धातु। तो सम्मिश्र धातु में हम क्या देखते हैं कि यह धातु संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों के पश्चात, यानी पश्चात मतलब इन शब्दों के बाद, करना, खाना, देना, आना, जाना, मारना, होना आदि ऐसे शब्द लगाकर हम इन क्रियाओं को बनाते हैं। देखो उदाहरण में इसमें समझना, उदाहरण दिया हुआ है, एक एक करके समझते हैं। सम्मिश्र धातु हमारी कहती है कि जैसे हमने क्या लगाया, ये जैसे होना है या करना है, ये शब्द है, तो हमने किसी संज्ञा, किसी सर्वनाम या किसी विशेषण के पीछे इनको लगाया। जैसे नाम करना, कहते अरे भाई उसने नाम कर दिया, या जैसे छेद करना, हत्या करना। ठीक है, तो ये बन गई। जैसे होना से नाम होना, छेद होना, हत्या होना। जैसे मार खाना, रिश्वत खाना, हवा खाना। जैसे पसंद आना, नजर आना, या है ना खाना और आना, ऐसे ही जाना से, जैसे भाग जाना, खा जाना, पी जाना, सो जाना। ठीक है, ऐसे ही मारना, चक्कर मारना, डींग मारना, झपट्टा मारना आदि। अब इसमें हमारी कौन कौन से शब्द आ गए? संज्ञा आ गई, सर्वनाम आ गया, विशेषण आ गया, क्रिया विशेषण आ गया। तो ये इस तरह के शब्द हमारे आ गए इनके बाद। तो ये सम्मिश्र धातु हमारी कहलाती है। ठीक, तो ये या हम इन्हें कह सकते हैं संयुक्त, जो दो धातुओं से मिलकर या दो क्रियाओं से मिलकर बन रही है, तो वो आ जाएंगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट कहता है अनुकरणात्मक धातु। अनुकरणात्मक धातु का मतलब क्या है? विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के अनुकरण पर बनाई जाने वाली क्रिया या बनाई जाने वाली धातु अनुकरणात्मक धातु कहलाती है। जैसे भिन्न भिनाना, यानी भिन्न भिन्न की जो आवाज है उस पे हमने बनाया भिन्न भिनाना। जैसे टन टनाना, टन टन की आवाज पे टन टनाना।
जैसे हिन हिनाना, तो हिन हिन घोड़े की आवाज़ जो होती है। जैसे झनझनाना, खटखटाना, खटखट आवाज़ आती है तो खटखटाना, ठीक इस तरह से। तो ये क्रियाएं जो हमने विभिन्न ध्वनियों के आधार पर जो बनाई या उनके आवाज़ के आधार पर जो हमने बनाई, तो वे हमारी क्या कहलाती हैं? अनुकरणात्मक धातु कहलाती हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये 5 प्रकार की धातु हो गई जो हमारे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप आसानी से इनको कर लेंगे, सीख लेंगे। तो ये थी हमारी मूल क्रिया यानी धातु। अब हम बात करते हैं यौगिक क्रिया की। जब हम क्रिया में या जब हम धातु में कोई प्रत्यय लगा देते हैं और तब हम उससे जो क्रिया बना रहे हैं वो हमारी यौगिक क्रिया बनती है। और इस क्रम में सबसे पहले हमने लिया है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं और यहाँ से आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू होता है। आप में से बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी सकर्मक और अकर्मक, ठीक है, इन सारी चीज़ों में। तो चलिए अब यहाँ पे समझ लेते हैं। अभी लिखना नहीं है, अभी आपको समझना है और समझते रहिए। और ये जो आप लोग ऐसे ऐसे मुंह बना रहे हैं ना, उदास उदास से मुंह मत बनाइए, मुझे कुछ आंसर दीजिए। मैं आप लोगों से कुछ आंसर पूछना चाहती हूँ। 2 शब्द हैं आपके पास, सकर्मक और दूसरा है अकर्मक। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ कितने सारे छात्र हैं जिनको ये सकर्मक और अकर्मक में बड़ी प्रॉब्लम होती है, मतलब समझ ही नहीं आता। एग्जाम में आपके यहाँ से 2 तरह से क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है? आपसे वाक्य प्रयोग करके पूछा जाएगा कि आपको कह दिया कि मोहन आम खाता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? एक तो ये हो गया। दूसरा आपसे पूछ जाएगा कि हंसना में कौन सी क्रिया है, सकर्मक है या अकर्मक? या सोना में कौन सी क्रिया है, सकर्मक है या अकर्मक? या पढ़ना में कौन सी क्रिया है, सकर्मक या अकर्मक? तो ये चीज़ आप लोगों को प्रॉब्लम करती होगी कि कैसे समझें। तो देखो कैसे समझेंगे यहाँ पर बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं जो न समझ में आए, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और वो ध्यान क्या देना है? नोट्स मैं आपका लिखवाऊंगी, आपको यहाँ पर एक चीज़ को समझना है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जो अभी नोट्स है वो मैं खुद बनवाऊंगी, कहाँ पर क्या लिखना है। अभी पहले आपको दिमाग लगा के यहाँ पे समझनी है कि जब हम बात कर रहे हैं इन क्रियाओं की, तो ये 2 नाम लिखे, सकर्मक और अकर्मक। अब देखो इनके नाम से ही आपको समझ लेना। अब मैं आपसे एक बात कहूँ कि इन दोनों में वो कौन सा शब्द है, इन दोनों शब्दों में वो कौन सा शब्द है या वो कौन सा शब्दांश है जो एक जैसा आपको दिख रहा है? आप कहेंगे कर्मक और कर्मक, ये शब्दांश। अब इसमें जो ये स है, इस स का मतलब है साथ। क्या अर्थ हुआ इसका? साथ। और इस अ का अर्थ है नहीं से। किससे है? नहीं से। तो सबसे पहले सकर्मक क्या होता है, अकर्मक क्या होता है, इन दोनों को समझ लीजिए। तो कर्मक का मतलब है ये कर्म की बात कर रहा है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है? कर्म की। तो जिसमें कर्म साथ होगा वो क्रिया कौन सी होगी? सकर्मक। और जिसमें कर्म साथ नहीं होगा वो क्रिया कौन सी होगी? अकर्मक। ये दोनों चीज आपको पता चल गई, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई कि जिसमें कर्म होगा वो क्या है? सकर्मक। और जिसमें कर्म नहीं होगा वो क्या है? अकर्मक। इसी के साथ एक और बात में इसको समझो, जो क्रिया अपने साथ कर्म लेगी ही लेगी वो हो जाएगी सकर्मक, और जो क्रिया अपने साथ कर्म नहीं लेती है वो हो जाएगी अकर्मक, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई क्रिया कर्म ले रही है या नहीं ले रही है, और मतलब जरूरी है उसे लेना या नहीं लेना? तो उसको आपको समझना है। जैसे मान लो, अब आपको ये वाली बात तो पता ही है कि कर्म क्या होता है हमारा। मैं एक वाक्य लिख रही हूँ, आप मुझे बताइएगा कि इसमें कर्म क्या है। 2 वाक्य यहाँ पे लिखूंगी, इन दोनों वाक्यों में आपको कर्म बताना है मुझे कि कर्म क्या है। सबसे पहला वाक्य लिख रही हूँ मैंने लिखा, घोड़ा मैदान में
घोड़ा मैदान में दौड़ता है। और आंसर सबके आने चाहिए, मैं ये चाहती हूं आज। घोड़ा मैदान में दौड़ता है। दूसरा वाक्य में लिख रही हूं कि बच्चा रोटी खाता है। अब जल्दी से फटाफट दोनों में बताइए कि इसमें कौन सा कर्म है, इसमें कौन सा कर्म है, यानी कौन सा शब्द है जो कर्म के रूप में आया है, ये आपको बताना है। और जल्दी फटाफट बताइए, इंतजार कर रही हूं मैं आज आप लोगों का। लगता है वीडियो हमारी काफी लेट चल रही है ना? बी ऐसे नहीं बताना है, आपको बताना है कि घोड़ा मैदान में दौड़ता है, इसमें कर्म कौन सा है, और जो लिखा है बच्चा रोटी खाता है, इस वाक्य में कर्म कौन सा है। अब देखिए, आप आंसर अगर मुझे देते, 2-4 लोग ही आंसर दे रहे हैं, मुझे बताइए क्या ऊपर वाले वाक्य में आपका कर्म है या नहीं है? कर्म है भी या नहीं है? तो आप लोगों को याद होगा, एक स्टूडेंट ने आंसर दिया मैदान। ऊपर वाले वाक्य में घोड़ा मैदान में दौड़ता है, उन्होंने बताया मैदान। सच बताऊं तो मैं इसी आंसर की उम्मीद में थी कि इतनी देर से मतलब आंसर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। थोड़ी देर में मुझे लगने लगा कि अरे मेरे बच्चे तो बड़े होशियार हो गए, इतने समझदार हो गए, किसी ने बताया नहीं। पर अभी आंसर देखने के बाद पता चला होशियार कुछ नहीं हुए, अभी भी ऐसे ही है। देखो, जिन्होंने भी इसमें कर्म को मैदान बताया है, आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने इसका मतलब कारक चिन्ह नहीं पढ़े। कारक चिन्ह में मैंने आपको बताया था कि में और पर, ये दोनों जो शब्द थे, ये दोनों कारक चिन्ह थे, अधिकरण के थे। आप कैसे भूल गए मेरे प्यारे बच्चों? आपने कैसे इस चीज को गलत लिख दिया? घोड़ा क्या है? दौड़ने वाला है, काम को करने वाला है। जब ये काम को करने वाला है तो क्या होगा? ये कर्ता होगा। क्या होगा? कर्ता। दौड़ता है, ये आपको पता ही है कि ये क्या है, अपने आप में क्रिया है। ठीक है। अब में कारक चिन्ह आया है तो ये इसके पहले जो शब्द है आपको पता है में अधिकरण होता है, तो ये क्या हो गया? अधिकरण हो गया। तो ये क्या हो गया? अधिकरण हो गया। कर्ता ने कर्म को, ये आपको सारणी जो याद करने के लिए दी, इसीलिए दी थी ताकि आप उसको याद रख सकें कौन सा क्या होता है। ठीक है। अब दूसरे वाक्य में देखें, बच्चा रोटी खाता है। खाता है मतलब क्रिया। अब क्रिया कर कौन रहा है? बच्चा कर रहा है, तो ये हो गया कर्ता। अब क्या खाता है? अब आपको पता है यहाँ कोई कारक चिन्ह तो आया नहीं है, तो आप इससे पहचान नहीं पाएंगे, तो आप प्रश्न से जानेंगे कि क्या खाता है, तो आंसर मिलता है रोटी खाता है। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कर्म की पहचान के लिए क्या और किसको से प्रश्न करना है। क्या और किसको से प्रश्न करना है, क्रिया के साथ जो उत्तर मिलेगा वो उत्तर क्या होगा? कर्म। बताइए, बताया था कि नहीं? कितने दिनों से आप लोगों ने किताब को पलट के नहीं देखा? अभी 3-4 दिन पहले ही तो मैंने पढ़ाया था आपको, इतनी जल्दी भूल गए? तो आपको यहाँ पता चलता है कि रोटी तो यहाँ कर्म है, लेकिन ऊपर वाले वाक्य में तो कोई कर्म है ही नहीं। तो आपको सीधा सिंपल समझ में आ गया, इस बात से पता चल गया। जब आप क्रिया में देखते हैं कि दौड़ता है, इसने अपने साथ कोई कर्म नहीं लिया। जब इसने अपने साथ कोई कर्म नहीं लिया तो ये क्या हो गया? अकर्मक। कैसी क्रिया हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई, क्योंकि कर्म अपने साथ नहीं ले रहा। लेकिन खाता है, इसने अपने साथ कर्म लिया। क्या खाता है? रोटी खाता है। तो ये क्या हो गया? ये क्रिया कौन सी हो गई? फिर सकर्मक क्रिया हो गई। कुछ बात समझ में आई?
तो यही बात आपको समझनी है, सीखनी है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, क्या बोल रहे हैं मैम, जिस पे क्रिया का असर पड़ता है वही तो कर्म होता है। मैम प्लीज क्लियर। मैं अभी आपको ये जो कर्म पर फर्क पड़ने वाला और ये सारी चीजें इसकी ओर भी लेके चलूंगी। देखो आपको ये बात पता ही है कि मैं एक टॉपिक को 3-4 तरीके से समझाती हूँ, है ना। तो आपको वो भी बताऊंगी जो आप किताबों में पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे अगर मैं बता के छोड़ दूंगी तो फिर आपको वो चीज क्लियर नहीं होगी। तो यहाँ तो अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि अकर्मक और सकर्मक को देखना या उसकी पहचान करना बहुत आसान है, वो तरीका बता रही हूँ। अभी वो भी बताऊंगी कि किताबें कैसे उलझाती हैं आपको, बस आपको किताबों की भाषा को समझना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ये बात आपको समझ में आ गई ना। मुझे बताइए कि आसानी से निकाल सकते हैं ना वाक्य प्रयोग जब दिया हुआ होगा। तो यहाँ बस एक बात समझ लो, सकर्मक और अकर्मक के लिए कैसे आपको पहचानना है। जब भी कभी आप क्या से प्रश्न करो, क्या या किसको, ठीक है, अगर आपने इससे प्रश्न किया और आपको उत्तर मिला तो ध्यान रखिएगा, अगर उत्तर मिलता है तो वह क्रिया सकर्मक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सकर्मक। और उत्तर नहीं मिला तो वह क्रिया अकर्मक कहलाएगी, ठीक है। तो वह क्रिया अकर्मक कहलाएगी। अब इसको आप लिख लीजिएगा शॉर्ट ट्रिक बना के। अब चलते हैं हम उन परिभाषाओं की ओर जो हमारी किताबों में होती हैं और जो हमें हमारे टीचर पढ़ाते हैं अक्सर, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो आपको ये वाली बात, ये एकदम सिंपल है, आप चाहे इसको वाक्य में करो चाहे आप इसको शब्द के साथ करो। जैसे अभी पहले आपको ना प्रैक्टिस भी करा देती हूँ यहाँ पे। अभी आपने यहाँ पर देखा कि जैसे हमने कहा बच्चा रोटी खाता है, तो क्या खाता है? रोटी खाता है। तो रोटी आ गया, तो इसका मतलब खाता क्या हो गई? सकर्मक। घोड़ा मैदान में दौड़ता है, तो यहाँ पे अब हम अगर इसमें प्रश्न भी करें क्या दौड़ता है, तो आप कहेंगे मैडम आ तो रहा है आंसर, घोड़ा दौड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर क्या हमारा क्या है, क्या के बदले में निर्जीव आना चाहिए। अगर सजीव आता है तो वो हमारा कर्ता होता है। यानी हम जब क्या की बात कर रहे हैं तो क्या दौड़ता है, तो आप कहेंगे घोड़ा, तो घोड़ा तो सजीव है ना, तो इसका मतलब घोड़ा हमारा क्या है? काम को करने वाला है। तो इसलिए इसमें कोई आंसर नहीं आया क्या के बदले में हम कहें, तो इसलिए ये हमारा क्या होगा? अकर्मक। उसी तरह से हम जैसे दूसरा वाक्य लें, हमने वाक्य लिया कि मोहन किताब पढ़ता है, तो हम कहेंगे कि क्या पढ़ता है, तो कहते हैं किताब पढ़ता है। तो किताब शब्द आ गया, हमें मिल गया, तो इसका मतलब पढ़ता है क्या हो गया? सकर्मक क्रिया हो गई। उसी तरह से अगर हमने कहा कि बच्चा रात में रोता है, तो हम अगर प्रश्न करें क्या रोता है, तो फिर आप कहेंगे कि मैडम फिर से आंसर आ रहा है बच्चा रोता है। भाई बच्चा रोता है नहीं आएगा, क्या रोता है से कोई आंसर नहीं आता, कौन रोता है इससे आंसर आता है। और कौन रोता से आंसर किसका आता है? कर्ता का। थोड़ी देर के लिए अपने जो कारक चिन्ह मैंने पढ़ाए थे उनको आप रिवीजन करिए, उनको याद करिए कि किसमें कर्ता था और किसमें कर्म था, है ना। तो कौन से और किसने से कौन मिलता है? कर्ता मिलता है। और क्या और किसको से कौन मिलता है? कर्म मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी ऐसे ही मान लो आपके सामने एक शब्द लिखा पढ़ना, कि ये पढ़ना कौन सी क्रिया होगी, ऐसे ही आ गया सिंपल। तो इससे भी आप प्रश्न कर सकते हो। तो जैसे आप प्रश्न कर सकते हो क्या पढ़ता है, तो जैसे ही आप किसी ऐसे पूछोगे कि क्या पढ़ता है, तो आपके दिमाग में आंसर आना शुरू हो जाता है। पत्र पढ़ता है, अखबार पढ़ता है, किताब पढ़ता है, लेटर पढ़ता है ना, व्हाट्सएप पढ़ता है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, मतलब कोई ना कोई आपको एक आंसर जरूर दिमाग में उभर के आएगा। तो जब आंसर उभर के आए, यानी जो क्रिया अपने पीछे आंसर उभार के लाए, तो वो क्रिया क्या हो जाती है? सकर्मक।
अब मान लो दूसरा शब्द आपको लिख गया यहाँ पर हंसना, ऐसे आता है ना आपके एग्जाम में हंसना, तो आप इसमें भी प्रश्न करो क्या हंसता है, आंसर नहीं आएगा। अगर हम कहेंगे कौन हंसता है तो आंसर आएगा, ठीक है। तो क्या हंसता से नहीं आंसर आता। ऐसे ही सोना, क्या सोता है, कोई आंसर नहीं आएगा। ऐसे ही रोना, क्या रोता है, कोई आंसर नहीं आएगा, है ना। तो जिसमें कोई आंसर ही नहीं आ रहा तो वो अकर्मक क्रिया हो जाती है। तो आराम से आप ऐसे पहचान लोगे। अब बात करते हैं किताब की। किताब क्या कहता है, तो देखो मैंने जो यहाँ पे लिखी है वो परिभाषा किताब की लिखी हुई है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, उसी से समझाऊंगी। अब आपने ये वाली बात तो समझ ली, अब इस किताब की भाषा को समझिए। ये कह रहा है कि सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। हिंट भी मैंने लिख दी है इसलिए, जिस क्रिया का कर्म होता है, मतलब आप ये कह सकते हो कि जिस क्रिया का कर्म होता है, जो क्रिया अपने साथ कर्म खींच के लाती है वो क्या आती है, सकर्मक। अब हमें ये देखना है कि प्रभाव कर्म पर कैसे पड़ता है। तो आप ऐसे देखिए, जैसे हमने बात कही कि बच्चा, अभी लिखना कुछ नहीं है, मैं लिखवा दूंगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, समझ लो। पहले बच्चा रोटी खाता है, बच्चा रोटी खाता है, तो देखो प्रभाव कैसे पड़ रहा है ये बात आपको समझनी। क्रिया क्या हो रही है यहाँ पे, खाना, ठीक। अब इस खाने का प्रभाव कहाँ पे पड़ रहा है, इस खाने का प्रभाव पड़ रहा है इस रोटी पे, क्योंकि ये रोटी ऐसे गोल थी और जैसे जैसे बच्चा इसको खाता जाएगा खाता जाएगा खाता जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, ये जाएगी, गायब हो जाएगी, खत्म हो गई, मतलब इस पे प्रभाव पड़ गया। तो जब इस पे प्रभाव पड़ गया तो इस क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है इस कर्म पे। तो जिस पर, यानी जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो वो क्रिया क्या कहलाती है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। अब देखो यहाँ पर अकर्मक क्रिया क्या कहती है कि जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़कर किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। यानी कर्म पर नहीं पड़ता इसका प्रभाव, इस क्रिया का पड़ता किस पे है, कर्ता पर प्रभाव पड़ता है। अब जैसे हमने उदाहरण लिया था कि घोड़ा मैदान में दौड़ता है। अब देखो यहाँ पे हम देखेंगे, घोड़ा मैदान में दौड़ता है, तो क्रिया क्या हो रही है, दौड़ता है, ठीक। तो क्रिया हो रही है यहाँ पे दौड़ने की, दौड़ रहा है। अब कर्म तो ऐसे भी आया नहीं है इसमें, तो मैदान पर तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। मैदान पे क्या प्रभाव पड़ेगा, घोड़ा दौड़ के जा रहा है, लेकिन इस दौड़ने का प्रभाव इस घोड़े पे जरूर पड़ेगा। और वो क्या प्रभाव पड़ेगा कि घोड़ा थक जाएगा, यानी दौड़ता जा रहा है दौड़ता जा रहा है, काम करता जा रहा है करता जा रहा है, तो घोड़ा क्या होगा, थक जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको यही बात समझनी है कि यानी जब हमने प्रश्न किया था ना कि क्या दौड़ता है और आपने बताया कि घोड़ा दौड़ता है, तो यानी कहने का मतलब है जिस पर प्रभाव पड़ रहा है उसको खींच के ले आता है ये सामने। तो यहाँ पे आपको बात ये याद रखनी है कि जब हमने कहा कि घोड़ा दौड़ता है तो घोड़ा तो हमारा कर्ता हो गया, तो यानी प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्म पर ना पड़कर प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है। तो जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़ता है वो क्या है, अकर्मक क्रिया है। तो क्या होता है कि हमारी किताबों में जो ये हमें ऐसे समझाया गया ना, वो ऐसे उदाहरण हमको दिया नहीं जाता, सिंपल लिख दिया रहता है तो हम समझ नहीं पाते, और इसलिए हमको ना ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या उलझा हुआ है। तो ध्यान रखिए। अब मान लो ये प्रभाव वाली बात है, मैं दूसरा वाक्य और लिख रही हूँ इसमें। मैंने आपको वैसे क्यों बताया कि आप प्रश्न से पहचानिए उसको, क्योंकि आप हर पॉइंट पे प्रभाव नहीं महसूस कर सकते। जैसे मान लो हमने कहा कि मोहन किताब पढ़ता है, मोहन किताब पढ़ता है, ठीक है। अब आप इसमें किताब पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आप कहोगे किताब कहीं से फटेगी, तो है नहीं, ऐसा तो नहीं है कि उसके पढ़ने से उसकी आंखों से वो किताब फटती चली जाएगी, है ना, तो उस पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। आपको ऐसा तो दिख ही नहीं रहा कि इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। फिर आप कहेंगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि इस पर प्रभाव पड़ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, किताब पर प्रभाव ये पड़ा कि जब तक मोहन ने किताब नहीं पढ़ी थी वो क्या थी,
अनजान थी, मतलब किताब का जो रहस्य था वो दबा हुआ था या वो किताब गुप्त थी, लेकिन जैसे ही उसने पढ़ लिया उसको तो उसका राज खुल गया, यानी अब वो गुप्त नहीं रही। उस पर ये प्रभाव पड़ा कि पहले वो किताब अज्ञान थी, मतलब अज्ञात थी किसके लिए, मोहन के लिए, लेकिन अब वो जानकार हो गया। उस किताब में क्या लिखा है ये उसको पता चल गया है, तो ये किताब उसके लिए नोन हो गई। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर प्रभाव ये होता है, और हमेशा ये जरूरी नहीं होता कि ये प्रभाव आप लोगों को दिखे, तो इसलिए ताकि हर चीज़ में आपको प्रभाव नहीं दिख पाता, तो इसीलिए मैंने आपको प्रश्न बताया। आप प्रश्न करिए क्या पढ़ता है, और प्रश्न करने पर आंसर आ गया किताब पढ़ता है, तो आंसर आते ही आप पता चल जाएगा आपको कि ये सकर्मक है। समझ में आ गई ना? देखो एक छोटी सी बात है तो बहुत छोटी सी बात, लेकिन मैंने इसको कई तरीके से समझाने की कोशिश की है। आपको जैसे समझ में आया उस तरीके से आप इस पे आगे अभ्यास करिए। कितने भी सारे शब्द देखिए, क्रियाएं देखिए, और उन क्रियाओं को वाक्य प्रयोग करिए, उन क्रियाओं को सीधा ऐसे ही पहचानने की कोशिश करिए जैसे हम कर रहे हैं, और इसमें सकर्मक और अकर्मक निकाल लीजिए। तो बात समझ में आ गई ना? अब यहाँ पे आप लिख लीजिए, नोट्स आपको पूरा करना है, तो यहाँ पे आपको उदाहरण लिख लीजिए, नोट्स पूरा करके रखना है। ठीक है, तो चलिए लिखिए, इसमें वाक्य लिखते हैं हम, जैसे दीपू सेब खाता है। हम एक उदाहरण लिख लेते हैं। दीपू सेब खाता है। ठीक है, तो आपको ये पता है खाता है क्या हो गई, क्रिया। ठीक है, अब ये कौन सी क्रिया है तो बाद में लिखेंगे। सेब क्या है यहाँ पर, कर्म। तो अब इस क्रिया ने कर्म लिया है, तो ये क्रिया हमारी कौन सी, सकर्मक। ठीक है, कौन सी क्रिया, सकर्मक। उतार लीजिए इसको। उतार लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अगला अकर्मक में देखिए, चलिए इसमें लिखिए, अकर्मक में एक वाक्य प्रयोग करना है आपको। लिखिए इसमें, बच्ची रात में रोती है। बच्ची रात में रोती है। अब देखिए, रोती है ये क्या हो गई, क्रिया। ठीक है, क्या रोती है, कोई आंसर नहीं आता। ठीक है, तो क्या रोती है, कोई आंसर नहीं। यहाँ पे अगर हम देखें कि प्रभाव किस पे पड़ रहा है, रोने का, बच्ची पे पड़ रहा है, आंख से आंसू बच्ची के निकल रहे हैं, तो ये क्रिया हमारी क्या हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई। अकर्मक क्रिया आप इसमें कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या रोती है, कोई आंसर नहीं आया, खाली। तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आप लोगों की सुविधा के लिए पंक्ति लिखी है, लिख दी है मैंने, मिटा दूं इसको। चलिए, अगर किसी का रह जाए तो पीछे करके आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे पहचान लिखी है ताकि आप पहचान सकें इसे, कि किसी भी क्रिया में क्या और किसको से प्रश्न करने पर यदि प्रश्न का उत्तर मिलता है तो वह उत्तर ही कर्म होता है और वह क्रिया सकर्मक क्रिया होती है। यदि कोई उत्तर नहीं मिलता तो उस वाक्य की क्रिया अकर्मक क्रिया होती है। अब जैसे मान लो आप इसमें शब्द भी ले सकते हो, मान लो हमने लिखा पढ़ना। अगर हम इस पढ़ना शब्द के साथ प्रश्न करें कि
क्या पढ़ता है, क्या पढ़ता है, तो हमें यहाँ पर आंसर मिलेंगे। जैसे हमने कहा पत्र पढ़ता है, ठीक है, पत्र आंसर आ जाएगा। अखबार पढ़ता है ना, किताब पढ़ता है, ठीक है, आदि। तो मतलब पेपर पढ़ता है और डॉक्यूमेंट्स पढ़ता है, मतलब कुछ भी आप यहाँ पे जब लिखेंगे, यानी ये क्या है कि अपना मतलब कुछ ना कुछ शब्द ऐसा ले रहा है। तो ये पढ़ना हमारा क्या हो गया, ये हो गया सकर्मक, यानी ये क्रिया क्या हो गई, सकर्मक। उसी तरह से जैसे मान लो हमने शब्द लिखा हंसना, हंसना, जैसे सोना, रोना, ठीक है, ये शब्द। तो हंसना में हम क्या कहें, क्या हंसता है, तो यहाँ पर हमें कोई उत्तर नहीं मिलता, कोई उत्तर नहीं, ठीक है। तो ये क्रिया हमारी फिर क्या हो गई, तो ये क्रिया हमारी हो गई अकर्मक, ये क्रिया क्या हो गई, अकर्मक, ठीक है। इस तरह से आप लिख लीजिए, तो ये आपको समझ में आ जाएगा आगे जब दोबारा पढ़ेंगे तो। अब चाहे वाक्य में दिया हो, चाहे आपका शब्द में दिया हो, आप दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अब जो हमारी सकर्मक क्रिया है ये दो प्रकार की होती है। कभी कभार हमसे ये भी पूछ लिया जाता है कि सकर्मक क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो सकर्मक क्रिया दो प्रकार की, एक कर्मक क्रिया और दूसरी द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया का मतलब क्या है, जिस क्रिया का एक कर्म होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो क्रिया एक बार सकर्मक है वही क्रिया अपने आप में दुकर्मक भी होती है। यानी जिसने एक कर्म ले लिया तो वो दो कर्म भी ले सकती है। तो इसमें अलग अलग नहीं होता। इसमें क्या होता है, आपको वाक्य दे के पूछा जाएगा कि इस क्रिया ने कितने कर्म लिए हैं, तो ये कौन सी क्रिया कहलाएगी। तो आप यहाँ पे ऐसे देखते हैं कि जो एक कर्म ले रही है तो एक कर्मक क्रिया। जैसे अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई, तो क्या पढ़ाई, हिंदी, एक ही हमारा कर्म आया है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कर्मक क्रिया। अब द्विकर्मक क्रिया में क्या हो गया, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं, यानी जिस क्रिया ने दो कर्म ले लिए तो वो क्रिया उस समय क्या कहलाती है, द्विकर्मक कहलाती है। जैसे हमने कहा अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, क्या पढ़ाई, हिंदी, किसको पढ़ाई, छात्रों को, यानी हिंदी और छात्रों दोनों आ गए। तो यहाँ पे हमारे अब ये पढ़ाई शब्द जो है ये कौन सी क्रिया कहलाएगी सकर्मक में, द्विकर्मक क्रिया, ठीक है, दो कर्म लिए। जैसे दीपू ने सुनील को थप्पड़ मारा, तो क्या मारा, थप्पड़, किसको मारा, सुनील को, तो दो कर्म हो गए, ठीक है। तो इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्रिया है हमारी अर्थ के आधार पर। देखिए यहाँ पर देखते हैं अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद। अर्थ के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर दो भेद हो गए, क्रियार्थक संज्ञा और प्रेरणार्थक क्रिया। अब सबसे पहले क्रियार्थक को समझते हैं। देखो नाम से आप समझिएगा, क्रियार्थक, क्रिया का अर्थ लिए हुए संज्ञा, या हम कह सकते हैं कि वह क्रिया जो संज्ञा के स्थान पर आती है, या वह क्रिया जो संज्ञा के स्थान पर आती है और या संज्ञा के जैसे व्यवहार करती है, वो हमारी क्रिया क्या कहलाती है, क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। इसका कहने का मतलब क्या है, परिभाषा भी कहती है कि जब कोई क्रिया संज्ञा के स्थान पर आकर संज्ञा की भांति व्यवहार करने लगती है। अब संज्ञा की भांति व्यवहार क्या मतलब, कर्ता के स्थान पर आ गई, ठीक है, तो संज्ञा की भांति व्यवहार करने लगी, तो उसे क्या कहते हैं, क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण में हम देख सकते हैं कि टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो टहलना अपने आप में है तो क्या एक
क्रिया है। लेकिन आई कहाँ पे है, हम कहें कि क्या लाभदायक होता है, क्या चीज़ें, यानी शुरुआत में आ गई, संज्ञा के स्थान पर आ गई है। तो लाभदायक क्या है, टहलना होता है लाभदायक, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए वाक्य की शुरुआत कर रही है, तो संज्ञा के स्थान पर आ गई, तो इसीलिए ये क्या कहलाएगी, हमारी क्रियार्थक संज्ञा। जैसे हमने कहा सुबह में दौड़ना शरीर के लिए अच्छा है, तो यहाँ पे अब अच्छा है, क्रिया तो हमारी ये है यहाँ पर, लेकिन ये दौड़ना यहाँ आ गई बीच में, तो ये अब संज्ञा के जैसा काम कर रही है। इसमें आप दूसरी हिंट ये देख सकते हो क्रियार्थक संज्ञा को समझने का, कि जैसे वाक्य दिया है और वाक्य में आपकी क्रिया, तो जो हिंदी के वाक्य होते हैं इनमें क्रिया जो है सबसे अंत में होती है हमारी, कभी मध्य में नहीं रखती। लेकिन जब भी कभी आपको ना प्रत्यय के साथ कोई क्रिया वाक्य में मध्य में मिल जाए या क्रिया से पहले आ जाए, जहाँ क्रिया का स्थान होता है वहाँ से पहले आपको दिखने को मिल जाए, तो वो वाली क्रिया हमारी क्या होती है, क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, सुबह में दौड़ना शरीर के लिए अच्छा है, देश के लिए मरना गर्व की बात है, तो अब देश के लिए मरना, तो मरना शब्द बीच में आ गया कि गर्व की बात है। तो इस तरह के जो हमारे शब्द होंगे क्रिया के, अगर वो वाक्य में बीच में आते हैं तो उन्हें हम कहते हैं क्रियार्थक संज्ञा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम प्रेरणार्थक क्रिया की। प्रेरणार्थक क्रिया अगला हमारा आता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक, जो क्रिया सामने वाले व्यक्ति से कराई जाए, ठीक है, प्रथम प्रेरणार्थक। और द्वितीय प्रेरणार्थक, दो प्रकार की होती है ये प्रेरणार्थक क्रिया हमारी। प्रेरणार्थक का मतलब होता है जब हम किसी काम को किसी को करने के लिए कहें, वो हमारी क्रिया प्रेरणार्थक कहलाती है। और ये दो प्रकार के, प्रथम और द्वितीय। तो जब प्रथम वाली है इसमें हम सामने वाले व्यक्ति से करने के लिए कहते हैं, लेकिन जो द्वितीय प्रेरणार्थक है इसमें हम सामने वाले व्यक्ति से किसी तीसरे व्यक्ति से करवाने के लिए बोलते हैं। तो देखो इसमें आपको कैसे समझना है, ऐसे तो सिंपल आप उससे समझ सकते हैं, मतलब इसमें हिंट दी हुई है, आपको उस हिंट से समझ सकते हैं, आपको थोड़ी ट्रिक भी दी है, उस ट्रिक से भी बना सकते हैं। लेकिन आपको समझना है यहाँ पर कि ये कैसे बनेगी। जैसे इसमें मैं बताती हूँ, ऐसे समझ लो इन दोनों को कि जो ये हमारे प्रथम प्रेरणार्थक है, जैसे एक व्यक्ति ने इस दूसरे व्यक्ति को कोई काम करने के लिए कहा, ठीक है, तो ये यहाँ पर पहली प्रेरणा यहाँ पे दी है, तो ये प्रथम प्रेरणा कहलाएगी। और इसमें क्या होता है, ये पहला व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से किसी तीसरे को काम देने के लिए कहता है, ये यहाँ पे कहता है कि तुमको ये काम इससे करवाना है, तो पहली प्रेरणा और दूसरी प्रेरणा, इसलिए ये द्वितीय प्रेरणार्थक कहलाता है। अब चलिए देखिए इसमें कैसे समझते हैं। वाक्य प्रयोग कर लीजिए, मेरे साथ ही लिखिएगा। जैसे मान लो हमने वाक्य लिखा, हमने एक वाक्य लिया इसमें कि माँ आज खाने में चावल बनाना, हमने वाक्य लिया माँ आज खाने में चावल बनाना, ठीक है। और यही दूसरा वाक्य इसमें भी ले रहे हैं, माँ आज खाने में चावल बनवाना, ठीक है। एक वाक्य हमने लिया, इसी वाक्य से समझते हैं कैसे है इसमें द्वितीय प्रेरणार्थक और कैसे इसमें प्रथम प्रेरणार्थक। जब हमने बात कहा कि माँ आज खाने में चावल बनाना, तो बताइए इस वाक्य में चावल कौन बनाने वाला है, माँ बनाने वाली है, यानी हमने कहा माँ से, एक प्रेरणा, ठीक है, तो प्रथम प्रेरणार्थक। दूसरा, माँ आज खाने में चावल बनवाना, मतलब माँ नहीं बनाएगी, माँ किसी से बनवाएगी, या तो कुक से बनवाएगी या अपनी बहू से बनवाएगी, तो यानी हमने कहा माँ से, माँ कहेगी किसी और से, तो ये यहाँ पर यानी प्रथम प्रेरणा और द्वितीय प्रेरणा, तो ये हमारा क्या हो गया, द्वितीय प्रेरणार्थक। अब इसको पहचान कैसे कर सकते हैं, जैसे इसमें दिया है कि यह क्रिया धातु में लाना और आना जोड़कर बनाई जाती है।
जैसे यहाँ पर हमारी क्रिया है बनाना। अब आप इसमें देखें कि बनाना शब्द की धातु क्या होगी, तो बनाना शब्द की धातु होगी बन। इस बन शब्द में क्या जोड़ा गया है, आना जोड़ा गया है, ठीक है, तो ये आ गई इसमें, तो आप ऐसे देख सकते हैं। और दूसरा इसमें दिया है कि यह क्रिया धातु में वाना जोड़कर बनाई जाती है। अब इस शब्द की क्रिया क्या है, धातु क्या है, बन, और इसमें क्या जोड़ा गया, वाना, तो ये बन गई, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से आप चाहे ऐसे आप वाक्य के अर्थ से पहचान सकते हैं कि काम किससे करवाया जा रहा है, या आप इसको इस तरह से पहचान सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से इसको पहचान सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आ जाती हैं। चलिए अब इसके आगे ये उतार लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगली यहाँ पे आ गई हमारी क्रिया के अन्य भेद। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज बताती हूँ। अब जब जैसे हम पढ़ रहे थे, ये तीसरा प्रकार हो गया, तो अब आज में तो हमारी ये क्लास खत्म नहीं होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्लास और लेनी पड़ेगी। तो एक क्लास लेंगे तो फिर इस तीसरे भेद को हम तभी शुरू करेंगे। अब हम कर लेते हैं रिवीजन। हमने आज सीखा क्या, तो हम उस चार्ट को खोलते हैं। वो चार्ट अपना खोल लीजिए जो हमने शुरुआत में सबसे पहले देखा। यहाँ पे हमने देखा कि क्रिया हमने शुरू करी यहाँ से, यौगिक क्रिया के बारे में हम यहाँ से बात करते हैं। तो क्रिया के बारे में हमने जाना, धातु के बारे में हमें पता ही है, यानी मूल रूप क्रिया का धातु कहलाएगा, उसको मूल क्रिया भी हम बोलेंगे। यौगिक जो दूसरों के मेल से बने या दो किसी चीज से या प्रत्यय से जुड़कर बने, वो यौगिक क्रिया कहलाएगी। और यौगिक क्रिया को हमने तीन आधार पे बांटा, कर्म के आधार पर, अर्थ के आधार पर और अन्य क्रियाएं। तो कर्म के आधार पर हमने दो देखे, सकर्मक क्रिया और अकर्मक। अब इसमें आपको पता ही है, स मतलब जिसके साथ कर्म आता हो, सकर्मक क्रिया कहलाएगी। और कर्म यानी अ मतलब नहीं, तो जिसके साथ कर्म नहीं आता है, अकर्मक क्रिया कहलाएगी। और सकर्मक क्रिया हमारी फिर दो प्रकार की थी, एक कर्मक मतलब जिसका एक कर्म हो, एक कर्मक, और दूसरी थी द्विकर्मक यानी जिसका दो कर्म हो, वो द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहलाएगी। तो इस तरह से ये भी आपको पहचान होगी, यानी ये दोनों होती है। एक क्रिया जो आपकी एक कर्मक होती है वो द्विकर्मक भी हो सकती है, और जो द्विकर्मक है वो एक कर्मक भी हो सकती है। तो इसके बाद फिर हमने यहाँ पे अर्थ के आधार पर देखा क्रियार्थक संज्ञा, जिसमें हमने जाना कि वो संज्ञा या वो क्रिया जो संज्ञा के जैसा काम करती है या संज्ञा के स्थान पर आकर संज्ञा के जैसा व्यवहार करती है, वो हमारी क्रिया क्या कहलाती है, क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। इसकी पहचान मैंने आपको बता दी कि जहाँ पर क्रिया हमारे वाक्य के अंत में आती है, उस स्थान को छोड़कर अगर ना प्रत्यय लिए हुए कहीं पर भी आपको कोई क्रिया दिखाई दे, तो वो हमारी क्रियार्थक संज्ञा कहलाएगी। प्रेरणार्थक क्रिया में मैंने आपको बताया, यानी प्रेरणा दी जाती है, काम किसी दूसरे को करने के लिए कहा जाता है। और इस चीज़ के बारे में, इस चीज़ के विषय में आपको जो पता चलता है, वो आपको पता चलता है उसी से जो वाक्य दिए होते हैं। या फिर जो ट्रिक है, लाना या आना जोड़कर प्रथम प्रेरणार्थक हो गई और वाना जोड़कर द्वितीय प्रेरणार्थक हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये पता चल जाता है। तो इतना हमने आज पढ़ा। इसके बाद इसके आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे। आज इतना ही करते हैं। इतना आपको समझ में आ गया, आपने सीख लिया, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए कोई नहीं, हमको यहाँ पे ये बात समझ में आ गई। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर आगे जो है वो करते हैं हम अगली क्लास में, फिर कल करेंगे, ठीक है। और बाकी आप सब लोग परेशान मत होइए,
जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, तो जैसे मान लो आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया और दिक्कत होती है, तो आप मेरे लेक्चर को आके दोबारा पढ़ सकते हैं। आपके पास वीडियो होती है तो उसी में आपको चीज़ें मिल जाएंगी। देखो एक बात याद रखो, आपको ऐसा लगता है जब आप एक बार पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि आपको सारी बातें याद हो गई हैं और सब कुछ मैंने बता दिया। तो जब कभी कोई बात आपके दिमाग में खटकती है या कोई सवाल बन के आपके सामने खड़ी होती है तो आपको लगता है कि मैम ने तो इसका आंसर दिया ही नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं आंसर आपको हर चीज़ का देती हूँ। बस बात क्या होती है, बात ये होती है कि जिस समय आप पढ़ रहे होते हो ना, देखो ध्यान रखो, जैसे आप पहली बार किसी चीज़ को पढ़ते हो, आपने पढ़ा है 100%, ठीक है, पढ़ा है 100%, लेकिन आपके दिमाग में जो सेव होता है वो 40% होता है एक बार में, ठीक है। कितना होता है? 40%। याद रखिए, लेकिन आप 100% में भी नहीं होते हो। सुनते मुझको 100% नहीं हो, यहाँ पे आप मेरे को 80% ही सुन पाते हो। क्यों? 20% आपका दिमाग यहाँ वहाँ रह जाता है। जैसे मैंने कोई डायलॉग बोल दिया या कोई हंसी की बात कह दी या किसी छात्र को डांट दिया, तो उतनी देर में आप इधर उधर भटक जाते हो, तो 20% आपका वहाँ निकल जाता है। और वो जो 20% निकलता है ना, तो फिर वो आपको लगता है कि मैम ने तो बताया नहीं है ना। दोबारा जब आप लेक्चर लेते हो तो उसमें फिर आप फिर से 100% देखते हो मुझको, लेकिन इस बार भी जो आपको याद रहता है वो लगभग 60 से 70% याद रहता है, जब आप पूरा दिमाग लगा के अगर आप देखते हो तो। और जब आप तीसरी बार मुझे देखोगे या किसी भी किताब को पढ़ोगे या सुनोगे, तो तब जाके कहीं आपको 95% याद रहता है। आपको सारा फिर भी याद नहीं रहेगा, आप फिर भी कुछ ना कुछ उसमें से भूल जाएंगे, क्योंकि 100% याद रखना बहुत मुश्किल बात होती है। तो ये बात आप समझिए। इसलिए जब भी कभी आपको लगे कि कहीं आपको कोई दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा, तो सबसे पहले आप मेरे लेक्चर पे जाएं। ये बहुत अच्छा साधन है। आप जानते हैं कि ऑनलाइन क्लास एक ऐसा अच्छा साधन बन गया है कि आप क्लास को कितनी बार भी चाहे देख सकते हो और आपके पास सारे डाउट मिल जाते हैं। प्रॉब्लम तो ऑफलाइन वाले छात्रों को हो जाती है कि जब उन्होंने अगर लिखा भी नहीं और लेक्चर भी ख़त्म हो गया, अब उनके पास वो लेक्चर भी नहीं है, वो देख भी नहीं सकते, है ना। तो इसीलिए आप देख सकते हो क्लास को दोबारा वापस। और चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही करते हैं।